अरे यूसीसी लाओ, एनआरसी लाओ, सीएए लाओ, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई और सुरक्षा सब भाड़े में गई साली। इसी तरह के लोगों ने जाकर के देश को बंटाधार कर दिया है और देश को ला करके इसी पे गरीबी, बेबसी, बेरोजगारी में खड़ा कर दिया है अंधभक्तों ने। यूसीसी, सीएए, एनआरसी फुल फॉर्म समझ लीजिए पहले तो इन तीनों को, तब आपको बात को समझने में और आसानी हो जाएगी। यूसीसी अनलिमिटेड चुनावी चूरन, सीएए चुनाव आला रे आला, एनआरसी नफरती रजिस्ट्रेशन सेंटर ऑफ भारतीय जनता पार्टी। अखिलेश यादव ने कल कहा, ईदगाह में गए थे, उन्होंने जब पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा कि वक्फ बोर्ड विधेयक जो आ रहा है उसमें संशोधन किया जा रहा है, शक्तियां कम कर दी जाएंगी, जो असीमित शक्तियां दी गई है, तो अखिलेश यादव ने कहा सारी पार्टियां मिलकर हम लोग विरोध करेंगे, इसमें संशोधन नहीं करने दिया जाएगा। आखिर में इतना विरोध क्यों जब ये देश हित में है? यूसीसी, सीएए, एनआरसी फुल फॉर्म समझ लीजिए पहले तो इन तीनों को, तब आपको बात को समझने में और आसानी हो जाएगी। यूसीसी अनलिमिटेड चुनावी चूरन, सीएए चुनाव आला रे आला, एनआरसी नफरती रजिस्ट्रेशन सेंटर ऑफ भारतीय जनता पार्टी। ये नफरत के एजेंडे में चलने वाली सरकार है। 2014 में तुम 282 सीटों पे आए, 2019 में तुम 303 की सरकार सत्ता पे मजबूती से आए, तब सो रहे थे क्या वक्फ बोर्ड पे? अब एनआरसी पे मुझे याद है कि संसद में किस तरीके से दहाड़ा था, जान दे देंगे अमित शाह, जान दे देंगे हम, एनआरसी ला के छोड़ेंगे, जान दे देंगे। एनआरसी तो लाए नहीं और ना ही उसके लाभ जनता को मिले। देख रही है जनता यूसीसी है, सीएए, एनआरसी को भी। अब आप वक्फ बोर्ड बोल ले आए हैं, फिर दहाड़ा परसों वो हम मंगलवार बुधवार को 12 बजे सदन में पेश कर देंगे। भाई पेश तो कर दोगे मगर पास कैसे कराओगे? नरेंद्र मोदी की तो चारों बीवियां नाराज हैं। चंद्रबाबू नायडू, कौन चार बीवी नरेंद्र मोदी की? नाम ले तो रहा हूं, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और अजीत जी के जयंत चौधरी, ये चारों बीवियां हैं नरेंद्र मोदी की, जो सत्ता में आने के लिए उसने शादी रचाई थी। क्योंकि हिंदू धर्म में तो एक ही शादी जायज थी, मगर उसको सत्ता बचानी थी, इसलिए उसने 4 शादियां की नरेंद्र मोदी ने। और ये चारों कह रही हैं और ये साली 4 कैसे हुई है? देखिए लाइन करने दीजिए पूरा मुकम्मल। 4 शादियां करने के लिए मुसलमानी इस्लाम कबूल करना पड़ता है, और ये चारों सालियां इनकी बीवी नरेंद्र मोदी की ये मुसलमान है और ये मुसलमान के वोट से जीती हैं। उसने साफ साफ कह दिया अगर वक्फ बिल बोर्ड लाओगे तो हम तुम्हें तलाक दे देंगे नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी को तो तलाक तय है। अब आगे का रास्ता है या तो बिल आने से सरकार गिर जाएगी। नहीं, सरेंडर कर देना। काहे को ला रहे हैं बिल? काहे को ला रहे हैं बिल? जबरदस्ती का काहे को? अरे यूसीसी लाओ, एनआरसी लाओ, सीएए लाओ, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई और सुरक्षा लड़त गई, सब भाड़े में गई साली, सब भाड़े में गई, सब भाड़े में गई। एक मिनट रुक जाइए। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा सब भाड़ में गई। अब देख लीजिए भाजपा का चरित्र, अपने झंडे लेके आ जाते हैं हमारे बीच में। इनको पता है कि हम भी आप उधर हैं सारे, आप उधर है श्रीमान। आप एक मिनट मेरा मुकम्मल। तो मैंने ये कहा ना कि ये नफरत की सरकार है, ये मुद्दों पे नहीं, ये मुर्दों पे सियासत करते हैं, इसलिए इनके एजेंडे को देश भर कोई ना माने। एक लाइन बोल लेने दीजिए। अभी सौगाते मोदी दिया था, है 14-15 करोड़ में 32 लाख इन्होंने ढूंढ लिए गरीबी रेखा से मुसलमान, मगर 82 करोड़ जो अपने हिंदू भाई सनातनी है, जो 5 किलो राशन में जिंदा है, उनमें उसको मोदी को गरीब नजर नहीं आया। चंद दिन पहले होली निकल के गई है, तो क्या मोदी ने सौगाते होली दी? सौगाते होली दी। 1 मिनट मुकम्मल हो रहा है। सौगाते ईदी दी। और मैं मुसलमान भाइयों को आपके चैनल से कहना चाहता हूं, ईद में क्या तुम्हें पैकेज मिला? ईद मुकम्मल होने के बाद तुम्हें पैकेज दिया जा रहा है, तो क्या अगले साल के लिए दिया ये पैकेज? इनसे भी अब एक सवाल ले, कह रहे हैं कि सब बातें हैं, हवाई हैं, मुसलमानों को दिए जा रहे हैं सब कुछ, हिंदुओं को नहीं दिया जा रहा, उनको जीवित कर रहे हैं। होली में कुछ नहीं दिया गया, ईद पे दे दिया गया। हाँ बता रहा हूँ।
इसी तरह के चूतिया लोगों ने जाकर के देश को बंटाधार कर दिया है और देश को ला करके इसी पे गरीबी बेबसी बेरोजगारी में खड़ा कर दिया है अंधभक्तों ने। और देश के साथ जो देश का काम कर रहा भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विश्वास सबके विकास में काम कर रही, ये माई का लाल कोई फायदा नहीं। कोई पार्टी को बता दे आकर के कि उनकी किसी भी योजना में भेदभाव किया गया। ये क्या करते थे, सिर्फ बड़े बड़े ठेकेदार मठाधीशों को दे देते थे और उसकी उनकी चापलूसी कर करके उनकी वो करके काम करते थे। आज भारतीय जनता पार्टी जिनको जरूरत है, आज अगर वक्फ बोर्ड लाया जा रहा है, वक्फ बोर्ड का संशोधन किया जा रहा है, ये सब कहाँ मर गए थे नहीं बताएंगे। जब 91 में नरसिंहा राव ने असीमित वो संशोधन करके दे दिया, जब मनमोहन सिंह ने असीमित अधिकार वो शक्तियां दे दिया वक्फ बोर्ड को, और क्या उन मजलूमों और किस मुसलमानों को मिला जिनको मिलना चाहिए? वो आज भी भीख मांग रहे हैं, ना उनको शिक्षा मिली ना उनको तालीम मिली। और ये बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में किस मुंह से कहेंगे जो व्यक्ति 1991 से 200 का आंकड़ा, जो कांग्रेस पार्टी जिसने लूट करके सिर्फ मुसलमानों की राजनीति जिंदगी भर की जब तक रहा यहाँ पे, अब इस देश में 60 साल इन लोगों ने मुसलमानों की राजनीति की, सिर्फ धन्ना सेठों की और उनके बड़े बड़े लोगों की राजनीति की, जिसका उनसे भी हम बातचीत करेंगे। जाने की भैया कह रहे हैं कि जैसे सबका साथ सबका विकास, भारतीय जनता पार्टी इसी फार्मूले पे काम कर रही है, लगातार देश और प्रदेश विकास की दिशा और दशा में आगे बढ़ रहा है। आपको लग रहा है? अरे किसकी जात देख रहे हैं, किसका धर्म देख रहे हैं, कोई भी योजनाएं हैं, ठीक है, हर आदमी को जब दे रहे हैं, ठीक है, तो सच में एक ऐसी ये संस्था है या पार्टी है तो सबको देख रही है, सबको सब कुछ अपना दे रही है। काम अच्छा चल रहा है अभी प्रदेश में? बहुत अच्छा काम चल रहा है, ठीक है। कुछ बेसुरे लोग हैं जो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम ये भाजपा नहीं कर रही है, अदर पार्टी के लोग उल्टा सीधा अपना बात कर रहे हैं। संसद में राणा सांगा को गद्दार कह दे रहे हैं, औरंगजेब को अपना मसीहा कह दे रहे हैं। तो हिंदू मुस्लिम ये कर, असल में हारते हारते इनके अंदर कुंठाएं बैठ गई हैं। ये कुंठित लोग हैं, ठीक है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हरा पा नहीं रहे हैं। हरियाणा हार गए, दिल्ली हार गए, महाराष्ट्र हार गए। कुंठित समाज के ये कुंठित लोग हैं, ठीक है, कुंठा भरी हुई है, बिना सिर पैर की बातें करते हैं, चिल्लाते हैं। समझ में नहीं आता कि ऊपर से लेके इनके यहाँ का कांग्रेस का नेता जो हिंदुओं को हिंसक कह रहा है, आतंकवादी कह रहा है, ये कार्यकर्ता कैसे हैं, इनकी समझ में नहीं आ रहा कि इनके साथ में जुड़े कैसे हैं। जब नेता ही बेसुरे हैं तो कार्यकर्ता तो बेसुरे होंगे ही, ठीक है। यही मेरी क्या। देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं। आप भी हैं, क्या नाम है आपका? आचार्य कृष्णपाल जी। अभी कैसा चल रहा है, माहौल क्या है? क्योंकि लगातार देखा जा रहा है, कभी औरंगजेब पे बात हो जा रही है, कभी संभल में मस्जिद मंदिर को लेकर बात हो रही है, कभी वक्फ बोर्ड को लेकर बात हो रही है। तो क्या चल रहा है अभी? ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह की विकासशील देश में ये बातें चल रही हैं। हमारा पड़ोसी चाइना है और आप देखिए उसमें इतना टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, सारे स्टूडेंट शुरू से लगा दिए जाते हैं काम पर और हमारे स्टूडेंट मंदिर मस्जिद और कांवड़ ढोने में लगाए जाते हैं। तो ये देखिए एक देश की क्या हालत होगी, आप ही बताइए। ये बहुत ही खराब है। मैं तो ये कहता हूँ किसी का भी महापुरुष हो, किसी औरंगजेब है या हमारे राणा प्रताप जी हैं, हमारे महापुरुष हैं, किसी को महापुरुष को गालियाँ नहीं देनी चाहिए। जो दिवंगत आत्माएं हैं, चली गई हैं, उनको बीच में राजनीति करने के लिए क्या जरूरत है? किसानों पर राजनीति करिए। इस देश में इतनी जमीन है कि चाइना की तरह अगर उसको समतल करके और इसको किसानों को करवाया जाए तो मैं ये कहता हूँ कि ये देश विश्व में सबसे ज्यादा अनाज एक्सपोर्ट करने वाला देश बन सकता है। लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं देगा। बच्चों के इंजीनियर नहीं बनाए जा रहे हैं, डॉक्टर नहीं बनाए जा रहे हैं, कांवड़ ढुलाई जा रही है, पूरे देश को एक तरफ मोड़ा जा रहा है। कल ही मैंने अखबार में पढ़ा था, इसमें न्यूज में, कि माननीय अमित शाह के बच्चे का बहुत बड़ा कर्ज माफ कर दिया गया है। किसान आत्महत्या कर रहा है छोटे छोटे रुपए के लिए। 1 लाख के लिए मैंने सुना किसान गुर्दे बेचने को तैयार है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं है। बड़े बड़े पूंजीपतियों का पैसा माफ किया जा रहा है। देश को किस दिशा में ले जाया जा रहा है ये तो आप लोग हम लोगों से ज्यादा बेहतर जानते हैं। प्रदेश में उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार काम कर रहे हैं। कहें आज प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर, दिशा दशा सब बदल गया है। किसान की अच्छी हालत है, दुगनी आय हो गई है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। लगता है कि उत्तर प्रदेश सही दिशा और दशा में आगे बढ़ा या फिर सरकार बदलनी चाहिए? नहीं, ये आप सही कह रहे हैं कि योगी जी अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह फेल है। सबसे बड़ा इस देश का, प्रदेश का धुरी है किसान,
और किसान के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। आप पत्रकार बंधु हैं, हमसे ज्यादा जानते हैं, क्या किसान की इनकम दूनी हुई है? क्या विद्यार्थियों को, बेरोजगारों को रोजगार मिला है? बिजनेसमैन छोटा से, आप यहाँ से हजरतगंज का सर्वे कर लीजिए, यहाँ से 80% लोग सरकार के खिलाफ बात करेंगे। जय जी, आप लोगों को आज योगी आदित्यनाथ जी ने एक मीडिया इंटरव्यू में कहा कि जो अखिलेश यादव के रिश्तेदार हैं, जो तमाम लोग उनसे जुड़े हुए थे, सब कसाई थे, गो हत्या कराते थे, बूचड़खाने चलवाते थे। कैसे देखते हैं इस पूरे बयान? ऐसा नहीं है। हम लोग तो गाय पालक हैं, गाय को पालते हैं, उसको नहवाते धुलाते हैं, चारा खिलाते हैं और इस खूंटे से उस खूंटे बांधते हैं। लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि उनके जितने रिश्तेदार थे सब जो है गौकसी कराते हैं, तो उसमें योगी आदित्यनाथ जी भी रिश्तेदार हैं, नए रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार हैं, हमारे रिश्तेदारी भाई उनकी रिश्तेदारी है। आप देख लीजिए कि उनके समाज की जो है बच्चियां आई हैं इनके घर में ब्याह के, तो रिश्तेदार हुए ना। तो अगर ऐसी बात आएगी तो योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, इस पे विचार करें। हकीकत में भारतीय जनता पार्टी के स्लॉटर हाउस चलते हैं तमाम नेताओं का। आपको बता दूं, मेरठ का पता लगाइए, मेरठ, सहारनपुर, तमाम लोग स्लॉटर हाउस चलाते हैं। उसकी जांच करें, नैतिक जांच करें। हम लोग तो गाय को पालते हैं, नहवाते धुलाते हैं, उसको चारा खिलाते हैं, भूसा डालते हैं, जाके जो है हरा चारा काट के लाते हैं, उसको खिलाते हैं, फिर चराने भी जाते हैं, फिर लाके खूंटे पे बांधने का भी काम करते हैं। हमारा तो ये समझिए कि काफी पुराना हमारा जो है संबंध रहा है, और हम लोग समझिए गौपालक ही हैं हम लोग। तो आप बताइए कि ये आरोप जो लगा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, ये सरासर निराधार है। जनता का ध्यान भटकाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी इस तरह के भाषा बोल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ से भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी समाप्त न कर पाने के जो है कारण इसको छिपा रहे हैं। आप बताइए, ये लखनऊ मेट्रो सिटी है, माननीय मुख्यमंत्री जी रोज कहते हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश, केवल चैनलों में, अखबारों में, बड़े बड़े हेडलाइंस में। लेकिन लखनऊ मेट्रो सिटी है, यहाँ ये अयोध्या की महिला आई आलमबाग बस अड्डे पे, और वहां से ऑटो वाले ने बैठा के 5-6 थाना और चौकी क्रॉस करते हुए मलिहाबाद में ले जाके हत्या कर देता है। आपकी हाईटेक पुलिस क्या कर रही थी? 112 नंबर डायल क्या कर रही थी? ये सवाल उठता है ना कि अगर कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है तो ऐसी घटना कैसे घट गई? आपके पुलिस विभाग क्या कर रही थी? और उस महिला का भाई भी बार बार फोन कर रहा था, उसने दरोगा को भी किया, उसने 112 को भी किया, और रात में उन लोगों की ड्यूटी लगाई जाती इसलिए कि कोई अप्रिय घटना न घटने पाए। कैसे, एक मिनट भैया, तो कैसे हुआ? माननीय योगी आदित्यनाथ जी से एक और आपके चैनल के माध्यम से पांडे जी पूछना चाहता हूं, तहसील में चले जाइए तो लेखपाल से लेकर एसडीएम तक भ्रष्टाचार में लिप्त है, थाने में चले जाइए तो सिपाही से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी न कभी किसी तहसील में गए, न किसी थाने में गए, किसान के भेष में न गए, न गरीब के भेष में गए कि हमारे कर्मचारियों के साथ तहसील में या थाने में ये कर्मचारी हमारे कैसा व्यवहार कर रहे हैं, इसको जांचने के लिए कभी मौका नहीं मिला। केवल हेडलाइंस बोलते हैं। अब जनता हंसने लगी जब ये कहते हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश। माननीय योगी आदित्यनाथ जी अपने अगल बगल देख लीजिए, जो एमएलए एमएलसी के अगल बगल बैठते हैं उनके ऊपर 25 मुकदमे, 36 मुकदमे, 45 मुकदमे जघन्य अपराध के हैं, भ्रष्टाचार के भी हैं। ये माननीय जो एमएलए एमएलसी है, जिस जिले में वहां हवेली बना है, लखनऊ में हवेली, नोएडा, गाजियाबाद, नैनीताल में हवेली बना है, लखनऊ के अगल बगल में 200-300 बीघा का किसी फार्म बना है, 6 फॉर्चूनर खरीदे हैं, प्राइवेट डिग्री कॉलेज और प्राइवेट अस्पताल बनाए हैं, इनके बच्चे ऑस्ट्रेलिया अमेरिका पढ़ रहे हैं। ये सब विधायक निधि हजम कर जा रहे हैं, जो जनता के विकास का निधि है ये हजम कर जा रहे हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी कभी विधायकों एमएलसीओं की जांच नहीं कराते। ये कहां से ले आए हो जो बनाते चले जा रहे हो? ये कहां से आया तुम्हारे पास? लेकिन इसके लिए नहीं बोल रहे तो कैसे भ्रष्टाचार समाप्त होगा? एक मिनट आईएएस, आईपीएस, पीपीएस, पीसीएस और जो स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक हैं, लोक निर्माण के एमडी हैं, सिंचाई विभाग के हैं और रोडवेज विभाग के हैं, जितने आरटीओ हैं, इनकी जांच करा लीजिए। तो अगर उत्तर प्रदेश का भ्रष्टाचार माननीय मुख्यमंत्री जी समाप्त कर दें तो उत्तर प्रदेश अच्छा प्रदेश हो जाएगा और भारत विकसित राष्ट्र हो जाएगा। इसलिए दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? जिले जिले में भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? माननीय योगी आदित्यनाथ जी जनता को जवाब दे। जय हिंद। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे हम अभी तक बात कर रहे थे लोगों से। आप कैसे कितनी बातें कहें कि भ्रष्टाचार नहीं खत्म हुआ, लूटपाट है पूरे प्रदेश भर में, करप्शन है, अब कैसे देखते हैं इनकी बात? नहीं, बिल्कुल सही कहे गए।
जो भी आपने कहा है वो बिल्कुल 100% सही है। हाँ, प्रदेश में लूट। पूरी तरीके से प्रदेश में भ्रष्टाचार, लूटपाट, छिनैती, रांझनी जितनी हो रही हैं आज तक नहीं हुई होंगी। रेप की घटनाएं तो लखनऊ में इतनी ज्यादा हो रही, थानों में मर्डर हो रहे हैं। अब आजमगढ़ में हुआ है, आपने देखा होगा, परसों की घटना है, प्रतापगढ़ में हुआ है थाने के अंदर। तो ये सब ज्यादा इनकाउंटर योगी सरकार में हुआ, अपराधियों पे सबसे ज्यादा लगाम लगा है। इनकाउंटर आप किसका कर रहे हैं? इनकाउंटर अगर सलूशन है तो सबको उठा के मार दो, इससे काम चल जाएगा। सलूशन ये है कि आपकी पुलिस सही काम करने लगे, भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। होता क्या है कि काम कोई गलत कर रहा है, आप उसको छोड़ते हो, पैसा लेके छोड़ देते हो और कोई सही आदमी को फंसा देते हो। तो ये कैसे अपराध खत्म होगा? अपराध खत्म करने के लिए आपको सही काम करना पड़ेगा। जो वास्तव में मुलजिम है उनको जेल भेजो, उनका इनकाउंटर करो। लेकिन इनकाउंटर किसका होता है? किसी निर्दोष को, किसी बच्चे को, 15 साल के बच्चे को उठा के आप थाने में पीट रहे हो, वो क्या घटना किया है? आप उसको उसके बाद 2 दिन बाद, 3 दिन बाद आप छोड़ दे रहे हो, तो क्या मतलब है उसका? और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये वक्फ संशोधन विधिनियम आ रहा है, विधेयक आ रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि तमाम चीज़ें जो वक्फ बोर्ड को तमाम शक्तियां दी गई थी उसको कम किया जाएगा। उसके बाद तमाम तरीके के जो बयान इस समय चल रहे हैं, क्योंकि 27 का चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, आरोप प्रत्यारोप का खेल बढ़ रहा है। जो उनके पार्टी के समर्थक हैं वो एक दूसरे के ऊपर हमलावर दिखते हैं। भाई साहब, कैसे देख रहे हैं अभी प्रदेश की क्या स्थिति है? 27 में क्या कुछ होने वाला है? 27 में पुनः भाजपा आ रही है, इसमें कोई शंका नहीं है। और भ्रष्टाचार की बात हो रही है तो कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है? कौन सा विधायक अभी तक जो है नई गाड़ियों से घूम रहा है, ये बताइएगा। अभी सपा की सरकार थी, बसपा की सरकार थी, सब जो है 4-4 गाड़ियां लेके घूम रहे थे। गुंडागर्दी किसमें था ज्यादा? सपा में? गुंडागर्दी जो है सबसे ज्यादा सपा में हुई, ठीक। और आज की डेट में गुंडागर्दी कहाँ पे है बताइएगा? करणी सेना गुंडाई किया था और जो है तुरंत योगी जी ने एक्शन लिया है, ठीक, और अंदर भी किया है। मतलब बढ़िया सब चल रहा है अभी। 27 में आप लोग की फिर 27 में वापसी आ रही है, विधवत आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक जनता थी, उनसे हमने बातचीत की और जानने की कोशिश की कि आखिर में अभी प्रदेश की यथास्थिति क्यों है, क्या है। दूसरी चीज ये है कि आज उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया था नमाज और कांवड़ यात्रा को लेकर, कुंभ को लेकर, अखिलेश यादव को और उनके करीबियों को कहा था कि वो अपने समय में बूचड़खाने चलाते थे, कसाई खाना चलाते थे, इसलिए उनको गौशालाओं से दुर्गंध आती है।